स्वागत है आप सभी का आलसी इंडियन के आलसी कहानियों के इस सीरीज में। आज हम बात करेंगे एक स्पाई की, आरएन काउ की, एक स्पाई मास्टर जिन्होंने जन्म दिया रॉको, RAW, रिसर्च एनालिसिस विंग। भारत एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री और लिमिटेड इकोनॉमिकल एक्सपेंडिचर और लिमिटेड बजट होने के कारण हमारे पास तो बहुत ही अच्छे काबिल अफसर थे, लेकिन इंटरनल और एक्सटर्नल इंटेलिजेंस के लिए हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं था। आईबी का मल्टीपल ऑप्शंस पे फेलियर होना ही कारण था कि 1962 में हमें यह खबर नहीं लग पाई कि चीन कब हमारे नॉर्दर्न फ्रंटियर्स पे अटैक करेगा, या चीन के पास एक कैपेबल एयरफोर्स है जो वो डिप्लॉय कर सकता है 62 में। ये इंफॉर्मेशन भी नहीं थी, इसीलिए हमारे देश ने एयरफोर्स को डिप्लॉय नहीं किया था 62 में। ये एक बहुत बड़ी हार थी साथियों, और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है हमारे देश के उस समय इंटेलिजेंस फेलियर पर। साथियों, 65 में भी कुछ हालात ऐसे ही थे। हमारे देश में उस समय सरकार थी लाल बहादुर शास्त्री की। लाल बहादुर शास्त्री का नारा था जय जवान जय किसान। आपसे कहूंगा कि दो नारे आज लगें, दो नारा अगर आप लगाएं तो वही असली नारा है आज देश की जरूरत के मुताबिक। एक तो जय जवान का और दूसरा जय किसान का। जवानों को और किसानों को आगे बढ़ाने की बात करने वाले ऐसे प्रधानमंत्री की जिन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़ा योगदान दिया और कोशिश किया कि 65 के दौरान हमारी सीमा पर जो सेनाएं डिप्लॉयड हैं वो सुरक्षित और समृद्ध रहें। लेकिन 65 में भी हमने एक ऐसी चीज देखी जहां हमने एक युद्ध तो लड़ा, पाकिस्तान को हराया, पर स्टेलमेट के रूप में हम ताशकेंट में जाकर हार गए। ताशकेंट में हमारे प्रधानमंत्री किसी अज्ञात अवस्था में पाए गए और मृत रूप में उन्हें भारत वापस लाया गया। साथियों, ये सारा अगर आप समअप करते हो ना, तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं हमारे पास एक कमी थी मजबूत एक्सटर्नल और इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी की। और तभी पिक्चर में आती हैं श्रीमती इंदिरा गांधी। वो 66 का दौर था, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी और यह निर्णय लिया गया कि हमें एक ऐसी मजबूत एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी को गठन करना होगा जिससे हमें विश्व में इंफॉर्मेशन शेयरिंग का ही मामला ना हो, पर उस समय काउंटर इंटेलिजेंस और काउंटर स्पाई को भी काउंटर करने के लिए हमारे पास एक फॉरेन एस्पियनाज करने के लिए एक आइडेंटिटी हो, एक एंटिटी हो। तभी गठन होता है रिसर्च एनालिसिस विंग। बुलाया जाता है पीएमओ में आरएन काउ को कि आप एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो जन्म दीजिए भारत में, जहां पर विथ लिमिटेड रिसोर्सेस हम अपने एक्सटेंसिव प्रोग्राम्स जो अवे फ्रॉम इंडियन पॉलिटिकल एंड फिजिकल बाउंड्री है वहां ऑपरेट कर सके, ताकि अब किसी दुश्मन को हिम्मत ना हो कि हमारे देश में इंटरनल डिस्टर्बेंस है उसको वो फ्यूल कर सके। क्योंकि एक देश में बहुत सारे फॉल्ट लाइन होते हैं। जिस तरीके से हमारे देश में आप देख रहे हो कि अभी खालिस्तानियों का मुद्दा चल रहा है, ये भी एक फॉल्ट लाइन है, ये भी इसी सिस्टम ने जन्म दिया है। साथ हमारे देश में अभी आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत सारे फ्रंट लाइन है, अलगाववादी हैं, वो भी वहां हैं। क्यों? ये भी इसी देश का एक हिस्सा है, इसी देश में ये पनपे हैं, तो इनको इस देश के समुदाय से हम अलग नहीं देख सकते। पर इनको काबू में रखने के लिए, इनको काउंटर करने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव नहीं, एक स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस एजेंसी की जरूरत है। आइए वापस लेके चलता हूं वो 66 के दौर में और आरएन काउ के दौर में। आरएन काउ एक महान स्पाई मास्टर। आज मैं अजीत डोवल जी को भी उस लेवल पे नहीं आपता हूं, क्योंकि आरएन काउ ने ही इस इंफ्रास्ट्रक्चर को जन्म दिया कि हमारे रिसर्च एनालिसिस विंग का मुख्यालय है। इनिशियली इनको 2 करोड़ रुपए की फंड अलॉटमेंट हुई थी और रिक्रूटमेंट के लिए
आप सोचो, इनके ऊपर ऑलरेडी एक प्री कंपल्सन लगाई हुई थी कि आप कहां से रिक्रूट करोगे। आप किसी आईबी के बंदे को रिक्रूट नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय जो आईबी के हेड थे देसाई, वो प्रखर विरोधी हुआ करते थे कि ऐसी एक एंटिटी आप मत बनाओ जो भारत के बाहर इंटेलिजेंस गैदरिंग करने का काम करे। ये डिसीजन लिया कि नहीं, हमें एक ऐसी एंटिटी की बहुत ही जरूरत है। तो आप सोचो प्राइमरीली क्या हुआ कि हमारे फॉरेन्स में, जो विदेश में एसेट हैं, वहां पे रिक्रूटमेंट कैसे हुए। कि पहले क्या हुआ कि फॉरेन में आउटसाइड ऑफ इंडियाज बाउंड्री एक फेक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम किया गया इंडियन एम्बेसीज में। और ये इंडियन एम्बेसीज में रिक्रूट हुए कौन से लोग? ये लोग रिक्रूट हुए रॉ के सेक्रेटरीज और अंडर सेक्रेटरीज, ये दो रैंक थे। तो अंडर सेक्रेटरीज जो थे वो जूनियर लेवल के थे, और सेक्रेटरीज जो थे ये इनके कमांडर्स थे। तो इनको प्लांट किया गया इंडियन एम्बेसीज में, यूरोप में, रशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, अमेरिका में, लैटिन अमेरिका में। बिकॉज हमारा जो उस समय का इंटरनेशनल या फॉरेन रिलेशंस था बहुत स्टेबल था, क्योंकि इंडिया वाज सेंटर्ड टू ऑल, क्योंकि हम नॉन अलाइन थे उस समय। हमने उस समय डिसाइड किया था कि वर्ल्ड के किसी पावर के साथ नहीं जाना है, चाहे वो यूएस का लॉबी हो, चाहे वो रशियन लॉबी हो। हम नॉन अलाइन थे, तो इसलिए हमारे जो फॉरेन ऑप्शंस थे बहुत ही ओपन थे। इन सेक्रेटरीज और अंडर सेक्रेटरीज का काम क्या था? ये कॉल इंटरसेप्ट करते थे, ये कॉल इंटरसेप्ट करते थे और नेटवर्क बिल्ड करते थे। और ये इंफॉर्मेशन वाया मल्टी मीडियम्स के दौरान इंडिया में रिले किया जाता था और आरएन काऊ तक पहुंचाया जाता था। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताना चाहता हूं साथियों, कि आपने कहूटा, सियालकोट में कहूटा है, वहां पर पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर प्लांट का रिएक्टर जो है वो डेवलप कर रहा है। आपने ये सुना होगा कि देयर इज अ थिन लाइन डिफरेंस बिटवीन अ फ्यूल फॉर अ रिएक्टर, अ फ्यूल फॉर अ बम, बिकॉज प्रोसेस तो वही है। पाकिस्तान प्लूटोनियम बेस्ड टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन बनाने की तैयारी में था, और एक खान नीदरलैंड से ये सारा ब्लू प्रिंट जो है वो चोरी करके अपने पाकिस्तान आए। चोरी किया हुआ माल हमारा तो भाई हमारे साइंटिस्ट ने डेवलप किया, भाभा रिसर्च सेंटर, हमारे होमी भाभा, उनकी कहानी मैं एक दिन और सुनाऊंगा। लेकिन आरएन काऊ को पता कैसे चला कि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर फैसिलिटी जो है वो डेवलप कर रहा है? पता ऐसे चला क्योंकि लंदन में जो हमारे साथी थे RAW के, उनको ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग हुई कि पाकिस्तान में कहूटा में कुछ ऐसे लोग जा रहे हैं, कुछ ऐसे मटेरियल्स जा रहे हैं जिनका यूज सिर्फ यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए होता है, यानी यूरेनियम के आइसोटोप बनाने के लिए यूज होता है। ये जब इंफॉर्मेशन हमारे दिल्ली को रिले हुआ, साउथ एंड नॉर्थ बेल रिंग होने लग गए। इसका मतलब आरएन काऊ ने एसेस कर लिया कि पाकिस्तान भी जो है वो न्यूक्लियर वेपन बनाने जा रहा है। हमारे प्लांट किए हुए लोग फिर इन्फिल्ट्रेट करते हैं कहूटा में, और कहूटा में आप समझो बार्बर शॉप में बाल कटाने साइंटिस्ट जो आते थे साथियों, उन साइंटिस्ट के बालों को वापस भेजा गया इंडियन लैब्स में, और पता चला कि इनमें रेडिएशन के इफेक्ट्स कितने % आए। तो अगर ये रेडिएशन के इफेक्ट से पता लगा साथियों, सिंसियरली पाकिस्तान वाज प्लानिंग टू हैव अ न्यूक्लियर वेपन। हम ये पूरी तरीके से प्लानिंग कर चुके थे साथियों। इजराइल भी हमारे इनपुट्स पे उस दौरान काम कर रहा था। वो प्लान कर रहा था कि न्यूक्लियर फैसिलिटी को बॉम्ब किया जाए, लेकिन जानते हैं उसको डिरेल करने वाले कौन है? हमारे ही देश के नेता हैं। हमारे ही देश के ऐसे नेता हैं जिन्होंने पाकिस्तान को फैसिलिटेट किया कि आप न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर सको, क्योंकि अमेरिका उस समय अफगान वॉर में बिजी था। अमेरिका पैसा फंड कर रहा था पाकिस्तान को टू प्रमोट अफगान जिहाद, टू डिफेंड रशिया। तो अमेरिका ब्लाइंड आई हो गया था अफगानिस्तान को लेकर। जो लोग सीरियस कंटेंडर थे वो काम करना चाह रहे थे, लेकिन इंडियन पॉलिटिक्स उस समय इस गर्त में गिरी हुई थी साथियों, स्पाइन नहीं था। डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी तो छोड़ दीजिए, हमारे उस समय के प्रधानमंत्री
मिस्टर देसाई, हमें स्कॉच का नशा था। शाम को 2 स्कॉच लगाए और हॉटलाइन पर जियाउल हक को उठा लिया। यह कहानी तो आपने सुनी होगी। और जियाउल हक को हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि वी नो व्हाट यू आर डूइंग इन कहूटा। पाकिस्तान में बेल नहीं रिंग हुए उस समय, पाकिस्तान में एक्सप्लोजन हो गया और कई हमारे ऐसे रॉ के एजेंट वहां मारे गए साथियों। और जानते हो दुखद बात तो यह है कि एकमात्र ऐसा पॉलिटिशियन है इंडिया में जिसको निशाने पाक मिला, वो मोरारजी देसाई थे। अब ये आप निर्धारित करो साथियों, आरएन काउ जैसा व्यक्तित्व को, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी ऑपोजिशन इमरजेंसी के बाद जो सरकार में आई थी उनको यह लगता था कि इंदिरा गांधी अपने विशेष अधिकारों का जो दुरुपयोग करके पावर में आई थी, उसके बाद इमरजेंसी लगाई, उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले किया था इंटेलिजेंस, और इंटरनल या एक्सटर्नल। तो हमारे देश के उस समय के पॉलिटिशियंस के पास ये क्लैरिटी नहीं थी कि इंटेलिजेंस जो है वो देश के लिए है, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए साथी। तो ये सबसे बड़ा ब्लंडर था। और आरएन काउ के बारे में बहुत सारी ऑपरेशंस हैं। मैं ये आपको बता देना चाहता हूं साथियों कि आपने एक हाईजैकिंग देखा होगा 1971 आई थिंक, ये एक हाईजैकिंग हुई थी इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट, वो लाहौर में उसको जला दी गई थी। और आपको पता होगा उस समय पाकिस्तान में जो कश्मीर में अलगाववादी थे, जिनको पाकिस्तानियों ने पोषित पालित किया था, उनके विचार में यह था कि हमको इंडियन डोमेन में कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे इंडिया में पॉलिटिकल हलचल है वो पैदा हो। और ये स्टैब्लिश हो गया था कि पाकिस्तान के टेररिस्ट जो हैं इंडिया से फ्लाइट हाईजैक करके लाहौर लेके गए। लेकिन ये पूरी कहानी के बीच में एक हीरो और है, वो हीरो है आरएन काउ। ये नरेशन बिल्डिंग के मास्टर थे। ये पूरे वर्ल्ड में ये नरेटिव बिल्ड कर दिया गया था कि जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडिया में इस हद तक जा सकती हैं कि यहाँ के एयरलाइंस सुरक्षित नहीं है, यहाँ के एयर ऑपरेटर्स के फ्लाइट को भी हाईजैक कराया जा सकता है। साथियों, बात क्या है, नेशनल लिबरेशन फ्रंट मुजफ्फराबाद आजाद कश्मीर में ऑपरेट करता था। और हमारा एक कश्मीर में एक नागरिक था हासिम कुरैशी, वो पाकिस्तान जाता है, वो इस नेशनल लिबरेशन फ्रंट के लोगों से किसी भी तरीके से मिलता है और कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करता है, और वो प्रभावित हो जाता है कि नहीं, उसे भी काम करना चाहिए फॉर कश्मीर स्ट्रगल टू फ्रीडम। वो क्या करता है, 36 लोग को लेकर के कश्मीर में इन्फिल्ट्रेट करता है, और ये सारे 36 लोग जो हैं वो पकड़े जाते हैं बाय जम्मू कश्मीर पुलिस। और ये जब पकड़े जाते हैं, ये खबर जाती है सीधा दिल्ली के RAW हेडक्वार्टर्स, और इस हेडक्वार्टर्स के चेयर पे बैठे हुए थे कौन, आरएन काउ। उनको पता लगता है कि अब पाकिस्तान ऐसी पॉलिसी बिल्ड कर रहा है जहां पे प्रॉक्सीज को स्टेक दिया जा रहा है कि आप इंडिया में जाओ और इंडिया को डिस्टेबलाइज करो। तो ये फर्स्ट ऐसा ऑपरेशन था जहां पे उन्होंने प्लान किया कि पाकिस्तान के इस चेहरे को, इस प्रॉक्सी को पूरे वर्ल्ड वाइड मीडिया में कवरेज मिल जाए। तो क्या था कवरेज, पहले उस हासिम कुरैशी को इन्होंने जम्मू कश्मीर से दिल्ली की जेल में सीक्रेट मीटिंग हुई। ये मेरा फैक्ट्स नहीं है, ये ऑलरेडी रिटन है, बहुत सारे बुक्स में, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में इसकी कटिंग आई है, मैं वो रेफरेंस लेके आपको बता रहा हूं। तो ये हासिम कुरैशी से मिलते हैं और इतना ब्रेन वॉश करते हैं उसको, वो डबल एजेंट बना देते हैं। अब वो इंडिया के लिए काम करने लग जाता है। अब जो नेशनल लिबरेशन फ्रंट का डिमांड था कि आप 36 ऐसे लोगों को छोड़ना पड़ेगा, तो उसके लिए उनका प्लान क्या था कि जम्मू कश्मीर में एक फ्लाइट हाईजैक करेंगे और इंडियन गवर्नमेंट को हैंड ट्विस्ट करेंगे कि आप हमारे 36 नेशनल लिबरेशन फ्रंट के ऑपरेटिव्स को छोड़ो, और ये फ्लाइट लेके वो लाहौर जाएंगे। पर आरएन काउ ने हासिम कुरैशी को इस तरीके से ट्रेंड कर दिया कि इस फ्लाइट पे उन्होंने हाईजैक होने दिया,
पर 36 लोग वो नहीं चढ़े जो नेशनल लिबरेशन फ्रंट के, कॉमन सिविलियंस को चढ़ाया और इस फ्लाइट को हाईजैक करवाया और पाकिस्तान लेके पहुंचा दिया। लाहौर में जब ये फ्लाइट लैंड हुई तो हासिम कुरैशी को बोला गया था कि आपका पहला डिमांड होगा कि आप बोलोगे कि मुझे भुट्टो से मिलना है। भुट्टो से आप मिले तो ये स्टैब्लिश हो जाएगा कि पाकिस्तान के ही स्ट्रिंग्स पे और डायरेक्शन पे ये फ्लाइट हाईजैक हुई है इंटरनेशनल मीडिया में। आप समझ रहे हो कितनी बड़ी ये प्लानिंग है आरएन काउ की। और हुआ ऐसा ही, हासिम कुरैशी ने इंसिस्ट किया पाकिस्तान में कि उसे मिस्टर भुट्टो से मिलना है और भुट्टो उस समय वहां पे प्रधानमंत्री थे। मिस्टर भुट्टो मिलने आए उससे। एक नैरेटिव बिल्ड किया गया कि पाकिस्तान कैन गो टू एनी लिमिट, इवन टू ट्विस्ट एंड टर्न एक्सटर्नल एंड इंटरनल पॉलिसीज ऑफ इंडिया। 5 साल 3 महीने मेरी उम्र थी। जिस वक्त मैंने ट्रेनिंग की उस वक्त मैं 16 साल का था। खुद बनाया। हमने पिस्टल जो है ना, वो पिस्टल हमने फेक पिस्टल यूपी से मंगवाया। उन दिनों जो बिल्कुल 22 बोर का लगता था, जो पाकिस्तान का जो असला का माहिर मेजर था उसको 3 दिन पता नहीं चला कि ये पिस्टल कैसा है। इस दौरान हम इंटरनेशनली एक एज पे आ गए कि नाउ इंडिया का डोमिनेंस हो गया और पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड में बेनकाब हो गया कि पाकिस्तान इज प्लेइंग विद द प्रॉक्सीज। तो ऐसी भी बहुत सारी कहानियां हैं आरएन काउ की। मैं आगे और एपिसोड में लाता रहूंगा। तब तक के लिए हमारे टीम की ओर से आरएन काउ के कंट्रीब्यूशन के लिए करारा सैल्यूट है साथियों। जाते समय आप सभी को हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर मेरी बातें इंटरेस्टिंग लगती हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलना।